सभी प्रकार की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए। आपका भरोसेमंद चैनल खबर देवरिया। आप देख रहे हैं खबर देवरिया। दैनिक जागरण द्वारा आयोजित जागरण विमर्श 2024 नए भारत का नया उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में सपा नेता रमाशंकर विद्यार्थी, विधायक शलभमणि त्रिपाठी, कांग्रेस नेता केशव में लोकसभा चुनाव के मुद्दों को लेकर हुई बहस। तो ये बड़ा सवाल है और इन सवालों को लेकर लड़ने की जरूरत है और हम लोग लड़ रहे हैं। बेरोजगारी का जो आपने सवाल किया, देश की मीडिया चाहे जिस रूप में काम कर रही है और तमाम जो मान्यता प्राप्त एजेंसियां, उन्हीं का ये आंकड़ा है कि हिंदुस्तान के अंदर पिछले 20 से 24 वर्ष के जो युवा हैं उनकी जो संख्या है वो इस समय देश में 65% से अधिक है, जो 20 से 24 वर्ष के हैं। तमाम नाकाम नीतियों के चलते उनको हम बेरोजगारी के ढाल में ले जा रहे हैं। तो ये तमाम विषय हैं जिन विषयों को लेकर, और एक सबसे बड़ा जो सवाल है कि जो देश में चोरी हो रही है। अभी आपने देखा कि कल सर्वोच्च न्यायालय ने उस चोरी को पकड़ी, गृह मंत्री जी उस चोरी को नहीं पकड़े, प्रधानमंत्री जी उस चोरी को नहीं पकड़े, और यूनियन टेरिटरी का मामला है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने चोरी को भी पकड़ ली और चोरी वाला जो माल था, सामान, उसको भी पकड़ लिया। माल बरामद हो गया और उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने कार्रवाई किया। तो तमाम मुद्दे हैं, चर्चा और करेंगे, लेकिन इस तरह के तमाम ज्वलंत मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर सवाल उठाने की जरूरत है। ये मणिपुर जल रहा है, ये मुद्दे जो है ये इसके पहले भी पिछले 2 चुनाव में उठाते रहे। इन्हीं मुद्दों को जनता ने नकार दिया। फिर हम 19 का परिणाम देखेंगे, 14 का परिणाम देखेंगे, तो इन मुद्दों को जनता ने नकार दिया। फिर आप इन्हीं मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो क्या अपेक्षा कर रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर के अगर आप फिर आएंगे तो जनता क्या इसको मानेगी? भारत पारलौकिक सुखों का देश है। भारत में लौकिक सुखों की बात नहीं होती। ये कहा जाता है कि आज यहाँ दोगे तो परसों वहाँ मिलेगा। वो कहाँ मिलेगा? वो मैं मनु महाराज जी के पिताजी और तमाम लोगों के प्रवचन सुनता हूँ तो मैं देखता हूँ उसमें कि जिस ब्रह्मांड की कल्पना की गई है, मानव सभ्यता और जीवन की चीजें अभी खोज में हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में बहुत सारी जगहों पर लिखे गए। आसाराम बापू जब जेल से बाहर निकलते हैं तो उस गाड़ी से जो पहला पैर जिस जमीन पे रखते हैं, उस वीडियो को देखिएगा, इतना गड्ढा हो जाता है वहां पे, और गड्ढा कोई और नहीं करता, महिलाएं और लड़कियां उस मिट्टी को उठा के जो उनको ले जाती। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम आसाराम बापू को कह देंगे कि वो दोषी नहीं है और उन्होंने कोई गलती नहीं की। सवाल है, यह देश भ्रांतियों में जीने वाला देश है। भ्रांतियों में भले लोग बह रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी बह रहे हैं, 38% लोग या 40% जो वोट की बात आ रही है, और उसमें चोरी भी आप देख रहे हैं। तो उसका भगवान का, माता जी का, भोलेनाथ का और यज्ञ, वो सब एक अलग विषय है। भगवान राम हमारे आस्था के विषय हैं और कोई दो राय नहीं कि हम किस श्रद्धा से पूछते हैं, किस आस्था से पूछते हैं और किस विश्वास से पूछते हैं। हम व्यापारी वाले विषय पे नहीं जाते हैं। अभी एक महंत जी मिले थे, मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, बोल रहे थे कि यार हम तो कुछ 1-2 बात कह दिए तो निमंत्रण पत्र नहीं मिला, तो नाम ले ले तो कहीं और कुछ गड़बड़ हो जाए। यहाँ से कह रहे थे कि नेताजी समझ जाओ, तमाम हमारे संत वहां से हट रहे हैं और पूरा गुजरात एकदम कब्जा करता जा रहा है। तो इस पे सोचिए, ये सबसे बड़ा ज्वलंत विषय है। भगवान राम हमारे आस्था के विषय है, लेकिन मानव जीवन जीने के लिए बहुत सारे कर्म, बहुत सारे विषय हैं जो हमको और आपको सबको करने पड़ते हैं। मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना होता है, संघर्ष करना पड़ता है, खेतों में काम करना पड़ता है, तो चीजें खड़ा होती हैं। और तमाम संत महात्मा कह रहे हैं, प्रेमानंद जी महाराज जी को हम लोग खूब सुन रहे हैं, वो बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, आजकल सबको समझा रहे हैं। लेकिन हर बात का हल वहां लेके जाना, हर विषय में वही बात घुसा देना, किसी दूसरी बात पे न जाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं नौकरियों की बात कर रहे हैं। पिछले 2-3 दिन से जो इंटरव्यू के आंकड़े चल रहे हैं, उठा के आप देख लीजिए उस इंटरव्यू में क्या किया जा रहा है, किनको कितना नंबर दिया जा रहा है, किनको काटा जा रहा है, कौन किस समुदाय से, कौन कहाँ है, किनका परसेंटेज क्या है, तो कौन लोग वो कर रहे हैं, कौन लोग आयोग में बैठे हैं। क्यों इंटरव्यू में 200 पाने वाला 10 नंबर पा रहा है और 140 नंबर पाने वाला 90 नंबर पा रहा है, तो वहां क्या चमत्कार हो जा रहा है। तो आज सरकार क्या कर रही है, ये भी एक विषय है, ज्वलंत विषय है, और इस विषय पर सवाल उठना चाहिए। मेरा सिर्फ ये कहना था कि देश के सामने बेरोजगारी, भुखमरी की जो समस्या है, रोजगार का जो सवाल है, हिंसा का जो सवाल है, उस पर सरकार को काम करना चाहिए। उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको काम करना चाहिए। एक सवाल विधायक जी ने कहा था कि देश उनके कर्ज से बच गया और तमाम राज्यों से बचता जा रहा है, कहीं नहीं बचता जा रहा। महाराष्ट्र हम जीते थे, कर्नाटक में चोरी हुई, महाराष्ट्र में चोरी हुई,
मणिपुर में चोरी हुई, अरुणाचल प्रदेश में चोरी हुई, मेघालय में चोरी हुई, मिजोरम में चोरी हुई, कहाँ चोरी नहीं हो रही है? सारे तो हमारे नेताओं को नहीं, हमारे नेताओं को ले जाके और इन्हीं के माननीय जो गृह मंत्री जी अमित शाह जी, पत्रकार साथी पूछते हैं कि आपने कहा था कि हेमंत बिश्व शर्मा तो बहुत भ्रष्टाचारी है, ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे, तो कहते हैं कि अरे अब आप क्या सवाल पूछ रहे हैं? तो ये जितने लोग रोज जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो क्यों सारे दलों के नेताओं को तोड़ के ले जा रहे हैं? अगर आप मानते हैं कि आप चुनाव जीत रहे हैं तो हर राज्यों से 3-4 आप दोनों लोगों का सवाल लगभग मिलता जुलता है। सौरभ जी इसको कंक्लूड करेंगे, उसके बाद हम लोग जनता के पास चलेंगे। केशव जी के पास और विद्यार्थी जी के पास एक ही वाक्य बचा है, हम भी चुनाव जीते थे, जीते हैं नहीं। अब ठीक है, 2014 से तो लोग देख ही रहे हैं, तो आप जीते थे में ही रह जाएंगे। 2024 आ रहा है, अब की बार भी 400 पार है, क्योंकि आप जीते थे के जीवन में चल रहे हैं। और आप कहते हैं ना, बार बार बात को घुमा फिरा के वही ले जाते हैं, कारण है क्योंकि आपके जब नेता अमेठी में चुनाव लड़ते हैं तो किस प्रकार से देखिए वो टीका चंदन कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के जाते हैं, और जैसे अमेठी से चुनाव हारते हैं तो वायनाड में कैसे जाकर वो कहीं जाके मजार पे या मस्जिद में नजर आते हैं। और मैंने नहीं, पत्रकारों ने और आम लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि बेईमानों का राजा हूं, गद्दारों का अरमान, बेईमानों का राजा हूं, गद्दारों का अरमान। अमेठी में हिंदू था, वायनाड में मुसलमान। ये तो आप देखिए ना कि आपके नेता इस प्रकार से वेश क्यों बदलते हैं, और किसने नहीं देखा कि भगवान राम के विरोध में आपने क्या क्या नहीं किया। अभी आप और विद्यार्थी जी दोनों कह रहे थे कि फला यहां पर थे तो ये बोलते थे, अब भाजपा ने ले लिया। तो विद्यार्थी जी, ये तो समस्या आपकी पार्टी की है कि जब स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी में थे तब जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम कहते थे, जैसे आपने उनको लिया नारायण तकबीर बोलने लगे, नारायण तकबीर बोलने लगे। तो ये तो आपकी समस्या है। आपकी जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री ऐसी फैक्ट्री है कि इस उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए थे, और 2014 के पहले तो कोई ऐसा महीना नहीं बीतता था जब देश के किसी हिस्से में धमाके ना हो। आप बताइए, होता था कि नहीं होता था? रोज धमाके, रोज धमाके। और हद तो तब हो गई विद्यार्थी जी जब उत्तर प्रदेश में सीरियल धमाके हुए, और कहां पर हुए? चुन चुनकर हुए। काशी में हुआ, अयोध्या में हुआ, लखनऊ की कचहरी में हुआ, गोरखपुर में हुआ। जगहें चुनी गई, जरा जगहों पे फिर गौर कीजिएगा। काशी, अयोध्या, लखनऊ की कचहरी। और जो सीरियल धमाकों में जो तमाम सारे पुलिस के लोग, एजेंसियों के लोग, उन्होंने बड़ी मेहनत की, बहुत छानबीन की, बहुत प्रमाण जुटाए, तब जाके 6 खूंखार आतंकवादी पकड़े गए। 6 खूंखार आतंकवादी। विद्यार्थी जी की सरकार आई, विद्यार्थी की सरकार ने जैसे ही काम करना शुरू किया, एक आदेश जारी किया और कहा कि ये 6 जो नौजवान थे, ये भटके हुए नौजवान थे, इनको कोर्ट से और जेलों से बाहर कर दिया जाए। जरा कल्पना करिए, खून बहाया था। और काशी में किसका खून बहा होगा? दशाश्वमेध घाट पर। अयोध्या में किसका खून बहा होगा? उनको आपने कहा कि कोर्ट, उनको जेल से बाहर कर दो। भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में जाके विरोध किया, और तब कोर्ट ने कहा, कोर्ट को कहना पड़ा कि अरे रिहा क्यों कर रहे हैं, आप उनको पद्म विभूषण दे दीजिए। भाजपा की सरकार आई, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिन 6 खूंखार आतंकवादियों को आप और इनकी सरकार, मिलीजुली सरकार छोड़ रही थी, सरकार आने के 3 महीने के भीतर फांसी के फंदे पर पहुंचा दिए गए, अपने अंजाम तक पहुंचा दिए। ये है मुद्दे विद्यार्थी जी। आप खेल नहीं सकते, आप जनता की भावनाओं से खिलवाड़ नहीं कर सकते। और इसलिए हम कहते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो या नरेश अग्रवाल जी हो, हम किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। आपने कहा ना नेताजी को पद्म विभूषण दिया, हम बिल्कुल दिया, क्योंकि हमारा टकराव विचारधारा से है, व्यक्ति से नहीं है। और अभी आप पूछ रहे थे ओबीसी समाज के लिए क्या किया, तो नेताजी से बड़ा ओबीसी कौन है? मोदी जी ने पद्म विभूषण दे दिया। हम विचारधारा के खिलाफ नहीं, हम विचारधारा के खिलाफ है, किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं है। और इसलिए हम कहते हैं कि आपकी फैक्ट्री में दिक्कत है, चाहे नरेश अग्रवाल जी हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे अभी और जो नेता आ रहे हैं, वो आपकी पार्टी में जब रहते हैं तो नारायण तक भी बोलते हैं, हमारी पार्टी में आते हैं तो जय श्री कृष्णा जय श्री राम बोलते हैं। धन्यवाद। जवाब देने का अवसर और मिलेगा, हम लोग जनता से सवाल लेंगे। हाँ, तो सनत जी ने कहा कि आपकी भी पार्टी की चर्चा रही, हम लोग आपको बाद में लेने वाले थे। अभी आप उनके बात पर क्या कहना चाहेंगे जो इन्होंने कहा?
उपस्थित सज्जनों को प्रणाम और दैनिक जागरण परिवार को भी बहुत बहुत धन्यवाद और विद्वान वक्ता सलभ भैया को, सलभ जी को बहुत बहुत बधाई। भाई केशव जी को भी बहुत बहुत बधाई और बाकी बातें होती रहेंगी, लेकिन माननीय विधायक सलभ जी को मैं बधाई देता हूं कि आपने रामनाथ देवरिया से पकड़ी बाजार वाली सड़क शुरू करा दी है, लेकिन कोशिश जरूर करिएगा कि जब तक आप विधायक हैं वो बन जाए। यह जरूर करिएगा, कहीं काम शुरू होकर के फिर वो बाकी है। आज मुद्दों की बात हो रही है और जब झूठ चल जाए तो सत्य सुनने वालों की कमी हो जाती है, वो भी बेचारे आगे आगे ताली बजाने लगते हैं झूठ के साथ, और झूठ चल गया। 2014 में 15 लाख खाते में आएगा, आया नहीं लेकिन चल गया। स्मृति ईरानी जी ने कहा कि 300 में गैस सिलेंडर मिलेगा और 20 रुपया किलो चीनी मिलेगी, वो भी झूठ चल गया। और हद तो तब हो गई कि इसी तरह की अदालत में जब बाबा रामदेव जी ने कहा कि बताओ बच्चों 30 रुपया वाला पेट्रोल चाहिए कि मनमोहन जी के 60 रुपये वाला पेट्रोल चाहिए, तो जब झूठ चल जाए तो लोग चल देते हैं। आज मुद्दे जो हैं वो यहां सभी विद्वान साथी हैं। यह पहली बार हुआ है कि जो ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो सरल घरेलू उत्पाद है, वह 81% तक लोन में डूब चुका है। मनमोहन सिंह जी के जमाने में देश पर जो कर्जे 50 लाख के आसपास, 50 लाख के सीरियल में थे, आज वो 2.5 करोड़ के सीरियल में पहुंच गए। बेरोजगारी का आलम यह है कि अभी आपने एक स्लोगन लगाया है, नया भारत और नया उत्तर प्रदेश। वोट पड़ जाए और पीठासीन अधिकारी 8 वोट कैंसिल कर दे और सुप्रीम कोर्ट उसको बहाल करे, ये नया भारत है। परीक्षा छात्र दे रहे हैं और प्रश्न पत्र से पहले उत्तर उनके पास पहुंच जाए और परीक्षाएं लीक हो जाए, ये नया उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी की सरकार में एक मार्ग 16 में माननीय विधायक जी, माननीय संचालक महोदय, सोनावली, गोरखपुर, देवरिया से लेकर बलिया तक करीब करीब 20,000 करोड़ की ये योजना माननीय अखिलेश यादव जी ने दी। 16 में टेंडर हुआ और आज तक ये सड़क नहीं बन पाई। स्वर्गीय मोहन सिंह जी जनपद को बहुत कुछ दिया, नेता रहे हैं जनपद के, नाम लिया जाता है स्वर्गीय राजमंगल पांडे जी का और स्वर्गीय मोहन सिंह जी का। उन लोगों ने जनपद को दिया और हम मोहन से 2016 से बन रहा है, लेकिन सेठ निगम ने अभी तक उसके पायों पर पाया नहीं बना। सारे अखबार लिखते रहे। भागलपुर का पुल जब से बना है 4 बरस से उस पर रोज इंजीनियर आते हैं, आज तक बड़े वाहन नहीं चल पाए। बेरोजगारी का आलम यह है कि करीब करीब सिपाही की भर्ती निकली है, एक बच्चे पर 83 बच्चे, एक पद पर 83 बच्चे, और महिलाओं के एक पद पर 104 बच्चियां आवेदन लेने गई। बेरोजगारी का आलम, महंगाई का आलम, भ्रष्टाचार का आलम है कि पहली बार एक बार पूरे प्रदेश में मनियर, हमारे ही संसदीय क्षेत्र का एक क्षेत्र है मनियर, वहां बिना दुल्हा की शादी हो गई। और साधुवाद देता हूं अखबार के भाइयों को कि जिन भाइयों ने इस घटना को दिखाया और मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आया, कार्रवाई चल रही है, लेकिन ये पहली घटना पकड़ी
जहां तक बात कही गई अखबार के, आज जिन अखबार, गाजीपुर की घटना, एक अखबार वाले ने प्राइमरी स्कूल में खराब खाने और खाना न दिए जाने की खबर छाप दी, उसके साथ क्या हुआ सभी अखबार के साथी जानते हैं। आज कितनी दहशत में हमारा लोकतंत्र, कितने दहशत में है कि जो भी हमारी संस्थाएं हैं, संपूर्ण संस्थाएं डरी हुई हैं, सारी संस्थाएं डरी हुई हैं। तो आने वाले चुनाव में ये मुद्दा होगा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, भ्रष्टाचार के मुद्दा के साथ साथ दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों के जो हक मार रही है भारतीय जनता पार्टी, राशन के आड़ में और श्री राम के आड़ में आप रोजी रोटी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से मुंह नहीं मोड़ सकते। पूरे देश के शंकराचार्यों ने आप पर सवाल उठा दिया है, वो मेरा विषय नहीं है। हमारा यह विषय है कि भारत के संविधान, देश का लोकतंत्र और भारत की जो संविधान, भारत का जो संसद है, जो सदन है, वह लोगों के बेहतरी के लिए काम करता है। कैसे उनके रोजगार बढ़े, कैसे उनके घर बने, कैसे उनके प्रशासनिक पकड़ उनके ऊपर हो। तो इस तरह से ये मुद्दे इस बार के चुनाव में मुद्दे बनेंगे जो देश के मूलभूत सुविधाओं के मुद्दे हैं। अभी बात हो रही थी, तो जिन बातों को केशव चंद्र जी ने बताया, आपने भी उसको वही सही पड़ता है, गलत पड़ता है। अगर एक वोट गलत पड़ता है तो राम भक्तों पर गोलियां चलती हैं, प्रभु राम का अस्तित्व नकारा जाता है। और जब एक वोट केशव भाई सही पड़ता है तो मोदी जी के नेतृत्व में भव्य राम मंदिर बनता है। जब एक वोट गलत जगह पड़ता है तब हमारे विद्यार्थी जी हैं, इनके नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार में खूंखार आतंकवादी जेलों से छोड़े जाते हैं। और जब एक वोट सही पड़ता है तब मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आतंकी फांसी पर लटकाए जाते हैं। यह फर्क है। चुनाव इस पर होगा। जिस प्रकार से सुशासन आया, आज पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार से देश आगे बढ़ा है। और हम सबने देखा है कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था, वैसे तो बहुत उदाहरण है लेकिन आपके पास समय कम बचेगा। रशिया और यूक्रेन के नेतृत्व में जब रशिया और यूक्रेन में जब युद्ध हो रहा था, तब केवल भारत के बच्चे नहीं, इस प्रकार भारत की ताकत बढ़ी है कि पाकिस्तान के बच्चों को भी अपने माथे पर तिरंगा बांधना पड़ा, भारत माता की जय के नारे लगाने पड़े, सुरक्षित वहां से निकाले गए। यह है मुद्दा। जिस प्रकार से ईमानदारी हुई है, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार समाप्त हुआ है। लेकिन मैं समझ सकता हूं, मेरे मित्र जो राहुल जी के पार्टी से है, उनका दर्द मैं समझ सकता हूं। और आपको तो ये सवाल भी रजनीश जी जरूर पूछना चाहिए कि कल एक पत्रकार को पिटवाया राहुल जी ने, उस पत्रकार का दोष क्या था? शिव यादव नाम था उनका। शिव यादव जी ने सिर्फ सवाल पूछ लिया कि रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा, तो मिर्ची तो लगनी थी। अमेठी पहले हार चुके हैं, रायबरेली लड़ने की किसी की हैसियत नहीं बची, तो मिर्ची तो लगनी थी। लिहाजा राहुल जी ने पत्रकार को पिटवा दिया। तो अब तो इनसे सवाल भी जरा डर के पूछिएगा। और ये वो लोग हैं जो पत्रकारों को पिटवाते हैं, पत्रकारों पर खुलेआम हमले कराते हैं और फिर कहते हैं साहब गोदी मीडिया है। ये सवाल तो इनसे भी जरूर पूछिएगा। केशव जी के पास हम लोग आएंगे। आप तो इसके बाद एक बार हम जरा, इतने अच्छे वक्ता है, कभी पार्टी के अध्यक्ष बन सकते हैं क्या? विद्यार्थी जी का तो हम सब बहुत सम्मान करते हैं, पूछे कहां ला बैठा दिया इनको पार्टी के भीतर। और पीडीए की बात करते हैं, अभी राज्यसभा में नाम गया, क्यों नहीं विद्यार्थी जी का नाम गया? न उसमें पी बचा, न डी बचा, न ए बचा। नतीजा हुआ स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पार्टी को लात मार दी। नतीजा हुआ कि इनके बड़े मुस्लिम नेता पश्चिम उत्तर प्रदेश के सलीम शेरवानी, उन्होंने भी पार्टी को लात मार दी। तो आपका पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इससे बढ़कर कुछ नहीं। और दोनों का पीडीए। और इसलिए हम कहते हैं कि देश की जनता जानती है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में हमारे रमेश वर्मा जी मंडल अध्यक्ष बैठे हुए हैं, ये मोदी जी भी ऐसे ही थे, पार्टी में दरी बिछाते थे। ये केवल भारतीय जनता पार्टी है जहां रमेश वर्मा और शलभमणि त्रिपाठी जैसा एक साधारण कार्यकर्ता भी ये सपना देख सकता है कि वो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, आगे चल के कोई मुकाम हासिल करेगा। आपके यहाँ तो दोनों जगह पर रिजर्व बैठे हुए हैं। राहुल गांधी 100 से ज्यादा चुनाव हार चुके, कोई और नेता अब तक हारा होता, उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म हो गया होता। लेकिन राहुल गांधी है तो वो रहेंगे। और अखिलेश जी के बारे में तो मुझे कहना ही क्या है, नेताजी ने पार्टी को कहां से कहां पहुंचाया, अखिलेश जी कहां से कहां लेकर आ गए। लेकिन आरक्षित है जगह,
और इसलिए देश प्रदेश की जनता रजनीश जी समझ चुकी है। मैंने थोड़ा ज्यादा वक्त इसलिए लिया कि 2:1 का मुकाबला। नहीं ठीक है, वो मैंने आपको बताया था कि आपका थोड़ा कोटा ज्यादा होगा क्योंकि दो विपक्ष में हैं आपके। हम लोग का सत्र ये हम लोग आधे सत्र के आगे हैं। अगला सत्र हम लोग आगे बढ़ेगा जनता से। हाँ मतलब अगर इस पे कुछ जो सलभ जी ने कहा है तो विद्यार्थी जी कुछ कहना चाहे, समय की सीमा का ध्यान रखेंगे हम लोग। मैं बहुत समय नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आरोप लगा है नेताजी कि उन्होंने गोली चलवाई, आपने पद्मभूषण दिया और गोली चलाने का आदेश नेताजी ने किया, लेकिन दस्तखत किया वर्तमान के प्रमुख सचिव निपेंद्र मिश्रा जी ने। उन पर आप आरोप नहीं लगाए। आज स्थितियां जो है वो बहुत साफ कर दूं कि देवरिया की जनता अपने मुद्दों पर लड़ेगी। हम भी यहां सांसद रहे, सरकारी पार्टी के जिला अध्यक्ष थे। नारायणपुर ब्लॉक और खुखुंदू ब्लॉक आप ही के चुनाव में, माननीय विधायक जी के चुनाव में यहीं पर महाराज जी आए और कहा कि बैतालपुर चीनी मिल चलेगी। 1 साल से बैतालपुर चीनी मिल चलाओ संघर्ष समिति के लोग सीएम साहब के वहां धरना दे रहे हैं। गौरी बाजार चीनी मिल के सारे कर्मचारी 1 साल से अपने वेतन के लिए धरना दे रहे हैं, अपने वेतन के। अरे आप लोगों को तो अवसर मिला था, आज तक केंद्रीय विद्यालय का भवन नहीं, जमीन नहीं मिल पाई। विवादित जमीन लेकर केंद्रीय भवन चल रहे थे, जमीन नहीं, केंद्रीय विद्यालय की। एक बीआरडी पीजी कॉलेज हमारे पास है एग्रीकल्चर का। जनता देवरिया की मांग करती रही इसे केंद्रीय विद्यालय बना दो, इसे कृषि विश्वविद्यालय बना दो, आज तक नहीं। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी कितनी डरी हुई है, यह देखिए। धर्म की बात करते हैं, हम पर आरोप लगाते हैं। जीन में मां जानकी, रम में बसे राम, धरने में हनुमान कहने वाले किस पार्टी में है? भारतीय जनता पार्टी। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर आरोप सीधे संजय निषाद जी ने लगाया कि यह श्रृंगी ऋषि के औलाद है। किस पार्टी में? भारतीय जनता पार्टी। अमित शाह जी ने बिहार में जनता के सामने कसम खा के कहा कि हम नहीं लेंगे कभी भी तुम्हें। नीतीश कुमार, आप नीतीश बाबू, आपको अब भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं लेंगे। आपने महाराष्ट्र में चौहान से कहा कि 3 दिन के अंदर यह अपराधी जेल में जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा जो अपराधी भारतीय जनता पार्टी में चला जाए वो भूल जाता है। आप कितने डरे हुए हैं कि जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अपमान करें उनको भी अपने पार्टी में लेते हैं। एक आदमी कहा, जोगी महाराज जी से कहा कि महाराज जी मैं आपको झोला उठवा दूंगा, आप मंत्री बनाने जा रहे हैं। कितने आप डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं पीडीए से कि आपको जितने दलों को लाना पड़े, चाहे आपको गाली देने वाला हो, चाहे भ्रष्टाचारी हो, आप गंगा वर्तमान में भ्रष्टाचार की गंगा हो गए हैं, जो आए उसी में नहा। सलभ जी से इस पर जवाब दिया जाएगा। एक बात बस वो केशव जी भी अपनी बात रख लेते हैं, फिर आप दोनों लोगों को एक साथ कंक्लूड कर दीजिएगा, फिर हम लोग जनता के पास चलेंगे। एक तो देखिए समय विधायक जी को ज्यादा हो जा रहा है, हम लोग का कम हो जा रहा है। आपसे भी हम बात की है, आपसे की है, मैंने पहला अवसर आपको दिया था। नहीं लड़ नहीं रहे भाई, यहाँ बात करने आए हैं, राजनीतिक बात हो रही है। पहली बात ईवीएम पे भी आरोप लगाते हैं। नहीं, ईवीएम पे है आरोप भाई, ईवीएम पे आरोप नहीं है तो पिछले 6 महीने से आपका चुनाव आयोग क्यों नहीं समय दे रहा विपक्ष के नेताओं को? वो समय दे के बात सुन ले, उस पर जांच कर ले। मैं पहली बात तो जो राम भक्त और भगवान राम की बात हो रही है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी इस चुनाव में मैदान में आने वाली है। वही बात उन्होंने जो केशव जी ने कही। हम सलभ जी आपके पास दोबारा आएंगे एक बार। केशव जी कुछ कहना चाह रहे थे जब आपने राहुल गांधी की बेरोजगारी की बात कही थी, उस पर केशव जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए विधायक जी ने राहुल जी की बेरोजगारी की बात की। विधायक जी मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ सदन के साथियों को भी जो ताली बजा रहे थे, जब 2004 से 14 की सरकार थी और माननीय श्री राहुल गांधी जी उस वक्त सांसद थे, और हमारे आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, अलग अलग पार्टियों विचारों से हम लोग होंगे,
पर जरूर पढ़े होंगे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार कांग्रेस पार्टी में ये बात निकल के आई कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का पद लेना चाहिए और काम करना चाहिए, खासतौर से दूसरे सत्र में जो 9 से 14 का। और राहुल गांधी जी ने उस बात को मना किया कि नहीं, ये जो एक परंपरा है या जो सवाल देश से उठता है, हम उस सवाल को नहीं उठने देंगे दोबारा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात आई जब उन्होंने इस्तीफा दिया और वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और उनके साथ में युवा मोर्चा का देश का अध्यक्ष था, तब भी, और व्यक्तिगत तौर पर जो बात हुई, तो व्यक्तिगत बात साबित करने के लिए आप नहीं कहना चाहूंगा, तो राहुल गांधी जी की बेरोजगारी की चिंता माननीय विधायक जी को है, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि राहुल जी की बेरोजगारी की चिंता ना कीजिए, लेकिन देश के बेरोजगारों और हर बात में जब आप यूक्रेन चले जाते हैं, मणिपुर क्यों नहीं जाते हैं भाई, यहाँ कुछ बहनें बैठी हुई हैं, क्या वैसा जुर्म दुनिया में हुआ है जो हो रहा है वहां पे, और इतने दिन से हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि बाकी सरकारों में घटनाएं नहीं होती हैं, घटना हो गई, प्रशासन जाता है, उस पर एक्शन लेता है। आपने एक पत्रकार पर हमले की, राहुल जी ने कहीं किसी पत्रकार पर हमले की कहाँ बात की, हो सकता है कोई भीड़ थी, कोई साथी हाथ छोड़ दिया हो या किसी से विवाद हो गया हो, लेकिन आपके बलिया में मैं खुद अनशन पे जाकर बैठा था, उन 4 पत्रकार साथियों को, जिन लोगों ने लिखा, जिसमें दैनिक जागरण के भी एक थे, अमर उजाला के थे, और उनको जबरदस्ती जेल में डाला गया, एनएसए लगाया गया, क्या क्या नहीं हुआ, मिर्जापुर में हुआ। देश के 5 सम्मानित पत्रकार जो आज अपने यूट्यूब चैनलों पर हैं, उनको जबरदस्ती उनके उससे चैनल से निकाला गया। क्यों निकाला गया कि एक सवाल उठा दिए और एक जेन्युइन बात कह दिए तो उसमें निकाला गया, और आप कहते हैं कि राहुल गांधी पत्रकारों पर हमला कराते हैं। तो ये सवाल, ये सोचना, कोई भी बात कहने के पहले सोचना चाहिए पत्रकारों के साथ इस देश में क्या हो रहा है, कितने सवाल माननीय प्रधानमंत्री जी लेते हैं इस देश में, कितनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कितनी बार उनसे सवाल जवाब करते हैं। तो ये सवाल और जवाब जिंदा है। और रही बात भगवान राम की, और रही बात आप जो आतंकवाद की और यूक्रेन की बात करते हैं, कौन नहीं जानता है कि चाइना अंदर घुस के घर बना रहा है। सारी तस्वीरें झूठी है, दुनिया के सारे अखबारों की बातें झूठी है, केवल प्रधानमंत्री जी आके कह दे कि नहीं हम सही हैं तो सही है। 20 सैनिकों को भाले की नोक से गोह के मार डाला गया और देश की मीडिया तमाशा देखती रही, देश की सरकारें जो जितनी है राज्यों में नेता है तमाशा देख रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि ऑन रिकॉर्ड देश के विदेश मंत्री ने बोला टीवी पर कि चाइना से लड़ने की हम लोग की ताकत है, हिम्मत है, कैसे हम लोग लड़ सकते हैं। और चाइना को लाल आंख दिखा रहे थे, अब कहाँ लाल आंख है। मणिपुर में बर्मा की तरफ से 300-400 400 मीटर अंदर की जो बात हो रही है कि आके वो आ रहे हैं, उनके सिपाही आके घूम के जा रहे हैं, और कौन कह रहे हैं, मनोज पांडे जी कह रहे हैं, जो इस समय सेना के जो मेजर जनरल हैं वो कह रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, कोई विपक्ष का नेता नहीं कह रहा है। इस पे कहाँ जाता है सवाल। तो ये तमाम बातें हैं, देखिए बातें कहने की अलग है, लेकिन मुद्दा इस देश में जीवित है। बेरोजगारी, महंगाई मुद्दा जीवित है इस देश में। महिलाओं से के प्रति हिंसा का मुद्दा जीवित है इस देश में। शिक्षा को 17 बार पेपर 18वीं बार लीक हो गया, और उन पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है, मुकदमा दर्ज किया जा रहा है, पीटा जा रहा है कि तुमने क्यों चलाया कि पेपर लीक हुआ। लड़के कह रहे हैं कि परीक्षा के पहले हमारे मोबाइल में पेपर आ गया है, और सरकार मानने को तैयार नहीं है। तो ये सवाल है, इस देश में जिंदा है। इस देश में 35,000 से अधिक लड़के दलित, ओबीसी और एसटी के जो मेडिकल, आईआईटी और आईआईएम की पढ़ाई कर रहे थे, जातिगत अपमान और तमाम दूसरे हिंसा की भावनाओं से परीक्षा छोड़ के चले गए, ये अपनी पढ़ाई छोड़ के पिछले 9 वर्षों में चले गए हैं। ये इस देश को देखने की जरूरत है। हिंदुस्तान विभिन्न जाति और मजहब का देश है। जब तक हम सामाजिक समरसता पर इस देश में काम नहीं करेंगे, इस देश की सामाजिक समरसता, जो सामाजिक ताना बाना है, उसको तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। ये भी ये विषय रहेगा इस देश में अगले चुनाव में। सलभ जी, सामाजिक ताने बाने के छिन्न भिन्न होने की बात कर रहे हैं, श्री राम मंदिर की ही बात आई है, इस पर आप अपनी बात को आगे बढ़ाइए। केशव भाई ने एक बात बताई कि राहुल गांधी जी के सामने प्रस्ताव था कि वो प्रधानमंत्री बन जाए, और वो प्रधानमंत्री नहीं बने। चलिए आज मानता हूं कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो देश पे बहुत बड़ा एहसान किया, बहुत बड़ा कर्जा था। अभी तो प्रधानमंत्री नहीं है, तो ये हालत कर रखी है। अगर कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री बना दिया होता तो न जाने कौन से आलू से कौन सा सोना बना रहे होते। तो राहुल गांधी जी का कर्ज है देश पर ही, चलिए मान लिया। बात दलितों की, पिछड़ों की आती है। इस देश का प्रधानमंत्री कौन से समाज से है? नरेंद्र मोदी जी को आप किस समाज से मानते हैं? और नरेंद्र मोदी जी का सबसे ज्यादा अपमान, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहूंगा। सोनिया गांधी जी ने क्या कहा? मौत का सौदागर। और उसको आगे बढ़ाते हुए जो उनके चापलूसों की फहरिस्त है, मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा? नीच आदमी।
आप प्रधानमंत्री के लिए शब्दों का प्रयोग करते हैं जो कि पिछड़े समाज से आते हैं, अति पिछड़े समाज से आते हैं। और आप बात करेंगे जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जितना अपमान हो सकता था किसी ने अगर किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बाबा साहब को भारत रत्न नहीं देने दिया, उनकी गैलरी में, पार्लियामेंट के भीतर गैलरी में उनकी तस्वीर लगाई गई, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लुचवा के बिकवा दी। कर्पूरी ठाकुर जी का क्या दोष था, क्यों नहीं भारत रत्न दे दिया उनको? चौधरी चरण सिंह जी का क्या दोष था, कौन से समाज से आते थे, क्यों नहीं दे दिया भारत रत्न उनको? तो क्या भारत रत्न किसी एक खानदान के लिए बना था क्या, कि केवल अपने परिवार को देते रहो? ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जितने उनसे जुड़े स्थान थे, जन्म से लेके उनके परिनिर्वाण तक, उन जगहों को विकसित किया। उनको कहा कि हमारे लिए पूजनीय है, दर्शनीय है, वंदनीय है। और तो और आपकी सरकार तो बाबा साहब का जो आवास था विदेश में, लंदन में, जिस आवास में बाबा साहब ने अपनी एक बहुत लंबा कालखंड अपना जीवन व्यतीत किया था, आपकी सरकार ने तो उस आवास को भी कह दिया था बेच दो, उसकी नीलामी होने लगी थी। ये मोदी जी थे जिन्होंने अपना पैसा खर्च करके, सरकार का पैसा खर्च करके उस जगह को तीर्थ के तौर पर विकसित किया। आज आप बात करते हैं दलितों पिछड़ों की, आपसे ज्यादा अपमान, आपसे ज्यादा तिरस्कार तो किसी ने किया नहीं। और आपको जब मौका मिला, और भगवान राम की आप बात कर रहे हैं, मुझे पता है आपकी और माननीय विद्यार्थी जी की पीड़ा भगवान राम के प्रति क्यों नहीं होगी। अभी आदरणीय विद्यार्थी जी ने कहा कि भगवान राम की आड़ में, अरे भगवान राम तो विद्यार्थी जी वो हैं जिन्होंने कलयुग के भीतर त्रेता युग की ताकत दिखा दी है। लोग लगे रहे, लोग कोशिश करते रहे, और कौन इनकी सरकार में कपिल सिब्बल जाते थे, कहते थे भगवान राम काल्पनिक है, भगवान राम का वजूद नहीं है, भगवान राम नाम का तो कोई था ही नहीं। और आपकी सरकार तो 2 कदम आगे जाती थी, जय श्री राम के नारे लगाओ तो सीधे सीने पर गोलियां मारी जाती थी। कौन भूल सकता है वो जो रक्तपात हुआ था, कार सेकों पर गोलियां चली, साधु संतों पर गोलियां चली। आपने बिल्कुल रक्त से लाल कर दिया अयोध्या की सड़कों को। और ठीक है, आपका भगवान राम से विरोध हो सकता था, आपका हिंदू धर्म से विरोध हो सकता था, लेकिन आपने अयोध्या को ऐसा उपेक्षित छोड़ा कि न वहां सड़कें थी, राम की पैड़ी पर जाके आप खड़े भी हो सकते थे। आज हम गर्व के साथ ही कह सकते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हमने डंके की चोट पे फैजाबाद को बदल के अयोध्या कर दिया। डंके की चोट पे 31,000 करोड़ रुपए उतर चुका है। और दलितों पिछड़ों की बात करते हैं तो मैं हाउस के अंदर था, विधानसभा के अंदर था, महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का जब उद्घाटन करने की बारी आई और विधानसभा में प्रस्ताव आया कि जो अयोध्या के भीतर जो एयरपोर्ट बना है उसका नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर रखा जाए, तो उसका विरोध किसने किया? समाजवादी पार्टी के लोगों ने विरोध किया। लेकिन हमने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट अयोध्या के भीतर बनाया। हम आपकी पीड़ा समझ सकते हैं, आपकी वेदना समझ सकते हैं, और इस देश के करोड़ों करोड़ों लोग इस वेदना को समझ सकते हैं कि जब कोर्ट के भीतर आप जब खड़े होकर कहते थे कि भगवान राम का वजूद नहीं है, और आप जब राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, तो भगवान राम को स्वयं श्री राम लला विराजमान को अदालत के भीतर आकर अपनी गवाही देनी पड़ती थी। आप ही थे ना जिसने गौरी श्रृंगार मास गौरी श्रृंगार में ताला डलवा दिया, बाबा विश्वनाथ के दरबार में ताला डलवा दिया, और 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, कोई ऑर्डर नहीं था, 30 सालों तक ताला पड़ा रहा। मां श्रृंगार गौरी की अर्चना नहीं हो पाई, 30 सालों तक अगरबत्ती नहीं जलने दी, और कोई लिखित ऑर्डर नहीं था, कोई कोर्ट का ऑर्डर नहीं था, कोई सरकारी ऑर्डर नहीं था। केवल मुख्यमंत्री कार्यालय से फोन गया, समाजवादी पार्टी की सरकार में मां श्रृंगार गौरी के दरवाजे पर ताला डाल दिया गया। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब एक वोट गलत पड़ता है तो मां श्रृंगार गौरी के दरवाजे पर ताला पड़ता है, और एक वोट सही पड़ता है तो वो ताला तोड़ के कूड़ेदान में फेंक दिया जाता है। और इसलिए मुद्दा रजनीश भाई, इन्होंने बात की नौकरियों की, इन्होंने भी की। हमारे पूर्वांचल के बच्चे केशव भाई जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में नौकरियां कैसे बिकती थी। आपका जो लोक सेवा आयोग का दफ्तर है, उस दफ्तर के बाहर बच्चों ने एक नाम लिख दिया था, उस आयोग का नाम बदल दिया था, मैं वो नाम लेना नहीं चाहता। और नौकरियां कैसे बिकती थी? तराजू के ढेर पे नौकरियां बिकती थी। कोई बच्चा रिटर्न में अगर 200 में 190 नंबर लेकर आता था तो उसको इंटरव्यू में आप उसको 10 नंबर देके फेल कर देते थे। और जरा जाकर देखिए फिरोजाबाद के सफाई कर्मचारियों को, उन 2 बेटों को जिनको योगी जी की सरकार में ईमानदारी से नौकरी मिली। आज नौकरियां बेची नहीं जा रही। आज डंके की चोट पे 7 लाख नौकरियां 6 वर्षों के भीतर दे चुके हैं।
आपकी बड़ी चिंता है विद्यार्थी जी की और आपकी भी कि पेपर लीक, भ्रष्टाचार। तो सिर्फ इतना कहूंगा कि एक बार गूगल कर लीजिएगा कि नौकरियों में भ्रष्टाचार करते जो लोग पकड़े गए वो कौन सी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, कौन सी पार्टी के लोग हैं। नाम नहीं बताना चाहता उनका, जिनका धंधा था यही देवरिया के भीतर पूरी की पूरी बुलडोजर चला। किसके ऊपर चला? कौन लोग थे, कौन सी पार्टी से जुड़े थे? आप कहते हैं बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ दिया। अरे आपने जितना दिया नहीं उससे कई गुना ज्यादा वसूल लिया, क्योंकि आपका तो नारा था। विद्यार्थी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, इनकी पार्टी की बात कर रहा हूं। इनकी पार्टी का नारा था कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। इतना ही नहीं, जो जमीन तुम्हारी है